बच्चों हम लोग आज गणित में एक महत्वपूर्ण विषय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, गणित में इसका क्या उपयोग है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे मतलब कक्षा 9 में चलते हैं। कक्षा 9 में इससे संबंधित कोई चीज़ आपको बताई गई थी, कुछ आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे तो इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी। ठीक है, कक्षा 9 में बेटा आपको बताया गया था कार्तीय तल। कार्तीय तल के नाम से आप परिचित होंगे। कार्तीय तल में आपको क्या बताया गया था? कार्तीय तल में आपको बताया गया होगा कोई भी बिंदु अगर आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु P दिया गया है। इस बिंदु P का अगर आपको लोकेशन बताना है, लोकेशन प्राप्त करना है, लोकेशन का मतलब लोकेशन को ही हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं। आप समझ लीजिए लोकेशन ही निर्देशांक होता है। यानी कोई अगर बिंदु दिया गया है, ये आपका एक तल है, समतल है, इस तल में अगर कोई बिंदु स्थित है तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको कक्षा 9 में पहले से बताया गया था। कार्तीय तल चैप्टर आपको बताया गया। तो इसको जानने के लिए हम लोग दो अक्ष खींचते थे। एक आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन होती थी जिसको हम लोग y अक्ष के नाम से जानते थे, और एक लाइन हम लोग क्षैतिज खींचते थे जिसको हम लोग x अक्ष के नाम से जानते थे। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष जब ये दो लाइनें आपने खींची तो ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर ब्रेक करेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ब्रेक करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि यहीं से किसी भी तल में जाने के लिए, देखिए आपने जैसे ही x अक्ष खींचा और y अक्ष खींचा तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये आपका जो तल है, ब्लैक बोर्ड आपका एक तल है, ये ब्लैक बोर्ड 4 भागों में डिवाइड हो गया। 4 भागों में डिवाइड होने की वजह से इसका नाम पड़ गया चतुर्थांश। चार स्थान, चतुर्थांश, ये 4 स्थान बन गए। यहां से इनका नामकरण किया गया। ये आपका प्रथम चतुर्थांश था, ये आपका सेकंड चतुर्थांश, ये वाला थर्ड चतुर्थांश, और ये वाला आपका चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ वाला ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। हर चतुर्थांशों में जो बिंदु स्थित है उसके निर्देशांक बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? हर चतुर्थांश में उनके चिन्ह बदल जाते हैं, मान बदल जाते हैं। जैसे ये बिंदु P है, अगर इसका स्थान आपको ज्ञात करना है तो हम किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम मूल बिंदु से प्रारंभ करते हैं। मूल बिंदु से हम देखते हैं कि ये कितनी दूर है, तो एक निश्चित दूरी हम मान लेते हैं, 1 2 3 4 मान लेते हैं कि ये 5, ये 5 इकाई आप गए, 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 एक निश्चित दूरी पर हम लाइन इस तरफ से डिवाइड कर लेते हैं। एक अक्ष बनाने, अक्ष पर लाइन के माध्यम से डिवाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार से पीछे भी 1 2 3 4 5 6 आप पीछे जाएंगे। यहाँ कुछ नियम है बेटा, जो नियम आपको बताया गया होगा कि अक्ष पर अगर आप राइट डायरेक्शन में, एक्स अक्ष पर अगर आप दाहिने तरफ चलते हैं तो वैल्यू प्लस में होती जाती है। संख्या रेखा आपको पढ़ाया गया था। संख्या रेखा पर जो मूल बिंदु होती थी उसको हम लोग 0 से मानते थे। संख्या रेखा में आपको पढ़ाया गया होगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में बाएं साइड में जाते थे तो मान माइनस में होते जाते थे, और जैसे जैसे दाहिनी तरफ बढ़ते थे तो मान प्लस में होते थे। तो वही काम यहाँ पर हम लोग करते हैं। ये आपका मूल बिंदु है तो यहाँ पर 0 होता है। इसके लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो वैल्यू माइनस में होती चली जाती है। इसी प्रकार से अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू प्लस में होती है। इसी प्रकार से y अक्ष पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में लिखी जाती है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 इस प्रकार से। अगर नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से हम अक्षों पर एक निश्चित मानों को ले लेते हैं। इन्हीं मानों की सहायता से दिए गए बिंदु के निर्देशांक को प्राप्त किया जाता है। तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी हम किसी का निर्देशांक लिखते हैं तो पहला जो निर्देशांक लिखने का तरीका होता है, छोटे वाले ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, बीच में कॉमा लगाई जाती है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। भुज का मतलब है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। यानी कि किसी भी बिंदु का अगर आपको निर्देशांक प्राप्त करना है तो उसकी सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को प्राप्त करते हैं, फिर इसके बाद वाई अक्ष पर चली गई दूरी पर प्राप्त करते हैं, और उन दोनों मानों को इस दिए गए ब्रैकेट में ले जाकर के रख देते हैं। ये किसी भी दिए गए बिंदु को निर्देशांक को प्रदर्शित करने का तरीका। अगर आप ध्यान से देखिए ये बिंदु जो P है, अगर हम मूल बिंदु से प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 5 जब जाते हैं तो यहाँ पर आप पहुंचते हैं। अब ये कितना ऊपर गए, सामने की तरफ आप 5 इकाई गए और ऊपर कितना गए 1 2 3।
यानी कि अगर इसका निर्देशांक आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे 5,3। समझ में आ रहा है बेटा? किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर आपको प्राप्त करना है तो हम सबसे पहले उसकी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को प्राप्त करते हैं, फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को प्राप्त करते हैं, जिसको हम एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को ही भुज के नाम से जानते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि के नाम से जाना जाता है। तो भुज और कोटि का मान यहाँ पर जैसे ही आप रख देंगे तो वो दिए गए बिंदु P का निर्देशांक आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर हो और आपसे कहा जा रहा है, मान लीजिए ये बिंदु Q यहाँ पर स्थित है इस तल में, और आपसे कहा जा रहा है जरा इसका निर्देशांक बताइए क्या होगा। तो इसको निर्देशांक को बताने के लिए आपको क्या करना होगा, हमने आपको बताया था पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को देखिए। तो एक्स अक्ष पर कितना आपने चला, 1 2 3 4 चले, तो पहले यहाँ 4 लिखेंगे, लेकिन पीछे चला गया है यानी कि लेफ्ट साइड में आप गए हैं, इसलिए चिन्ह माइनस का लगाएंगे, -4। और वाई अक्ष पर आप कितना चले यानी ऊपर कितना गया इस -4 से, 1 2 3 4, यानी कि ये +4 का मतलब ऊपर आप गए, इसलिए इसका निर्देशांक बिंदु Q का निर्देशांक अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे -4,4। ये सारी चीजें बेटा आपको कार्तीय तल वाले चैप्टर कक्षा 9 में बताया गया है कि किसी भी बिंदु को दिए गए तल में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसको कैसे बताया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कक्षा 10 में क्या चीजें हैं आपको पढ़ने के लिए। कक्षा 10 में जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है बेटा, यहाँ पर हमने सूत्र लिख रखा है, सूत्र तो और भी इसमें है लेकिन फिलहाल हम इन 2 सूत्रों को देखते हैं। 2 बिंदुओं, कोई भी 2 बिंदु दिया गया है, देखिए यहाँ ब्रैकेट में x1, y1 लिखा गया है, यह किसी भी दिए गए बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि छोटे वाले ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू हमने x1 माना, दूसरी y1। ये x1 का मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी हो गई, y1 मतलब y अक्ष पे चली गई दूरी। तो 2 बिंदुओं का अगर आपको निर्देशांक दिया गया है x1, y1 व x2, y2, तो उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझिए, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। इस अक्ष में कहीं भी अभी 2 बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, और आपको P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं इस निर्देशांक ज्यामिति में। इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड परीक्षा में भी अवश्य पूछे जाते हैं। तो P से Q के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले की सहायता से उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। उसका सूत्र होता है अंडर रूट में, ध्यान रखिएगा पूरी जो वैल्यू है वो अंडर रूट में रहेगी। सूत्र है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सूत्र को आप याद कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की जगह y1 - y2 का भी होल स्क्वायर लिखते हैं तो वो सूत्र आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये x1 जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, x2 जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, लेकिन जैसे ही माइनस इस ब्रैकेट से बाहर आएगा इस स्क्वायर की वजह से माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस का स्क्वायर, अगर माइनस में कोई वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। सेम यही काम अगर इस दूसरे ब्रैकेट वाली वैल्यू में हम देखते हैं, अगर माइनस को यहाँ कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ये y1 - y2 भी हो जाएगा। कहने का मतलब बेटा अगर इस सूत्र में x2 - x1 का होल स्क्वायर हमने लिख रखा है और आपने x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख दिया तो भी आपका गलत नहीं है। y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखा है तो उसको y1 - y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न कैसे आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक प्रश्न आपको दिया गया है, मान लीजिए बेटा एक प्रश्न आपको दिया गया है, कोई बिंदु, एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 हम डाल रहे हैं उस पर, बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु आपका 5, 0 है और जो दूसरा बिंदु है बेटा उसका है मान -12, 0। एक बिंदु का निर्देशांक 5, 0 है और दूसरे बिंदु का निर्देशांक -12, 0 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है।
ठीक है बेटा, यहाँ दो बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है 5,0 और -12,0। आपसे कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। अगर P को हम 5,0 मान लेते हैं तो Q आपका -12,0 हो जाएगा। दोनों बिंदु आपको पता चल गए हैं, आपको P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिए, इससे संबंधित आपको फार्मूला लिखवाया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ सबसे पहले इस सूत्र में मान रखना है। तो हम सूत्र में देख रहे हैं x1 y1 x2 y2 y1 y2 सब दिखाई दे रहा है। हम पहले क्या करते हैं, x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, दिया है जो चीजें आपको पता है उसको लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है बेटा, ये आपको पता है x अक्ष पर चली गई दूरी है, तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। तो x1 का मान 5 हो जाएगा और y1 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से x2 का मान -12 होगा और y2 का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपको x1 x2 y1 y2 दोनों वैल्यू पता चल गई है, तो आप तुरंत सूत्र लिख दीजिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम इसको d से रिप्रेजेंट करें, d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस से d हमने ले लिया। अगर d से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले बेटा फार्मूला हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से देखिए अभी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। मान को रख करके इसको हल कर देते हैं। x2 की जगह पर आपको -12 दिख रहा है तो -12 आपने रख दिया, -x1 की जगह 5 दिख रहा है तो हमने 5 रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 की जगह 0 दिख रहा है तो 0 कर दीजिए, -y1 की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है तो यहाँ पर 0 कर दीजिए, 0 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान सारे हम लोगों ने रख दिया है। यहाँ -12 -5 है, -12 और -5 है, ये दोनों के साइन सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया -17 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 - 0 मतलब कुछ नहीं है, पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब 17 का स्क्वायर करने की, 17 का अगर हम स्क्वायर करते हैं -17 का, तो -17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, जब देख लेते हैं सॉल्व करके। 17 का अगर इस माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है -17 का स्क्वायर मतलब -17 का -17 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होने पर प्लस हो जाता है। और 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 से 119 का 9 हासिल लगा 11, 17 कम 17 और 11, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 289। अगर इसका फिर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 17 ही आ जाएगा। 17 क्या, ये दूरी है, तो दूरी की कोई इकाई, दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ये सब दूरी की इकाइयां हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर कहीं कोई यूनिट नहीं दी गई है, कोई आपको वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप इसके आगे इकाई शब्द यूज कर सकते हैं। इकाई, अब इकाई जो आप मान लीजिए वो इकाई यहाँ पर रख दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि दूरी मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, किस में दी गई है। तो आप जब नहीं जानते तो वहां पर बस लगा दीजिए इकाई। इकाई का मतलब हो गया इसकी एक यूनिट होती है, वो नहीं दिया गया है तो इसलिए हमने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आई होगी। आप अपने एक्सरसाइज बुक में इसी प्रकार से संबंधित 1-2 प्रश्नों को और हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा दूसरे तरह का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपसे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो बिंदुओं का अगर आपको निर्देशांक दिया गया हो, तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो बिंदुओं का अगर निर्देशांक दिया गया तो उनके बीच की दूरी कैसे प्राप्त की जाए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया गया है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको कैसे ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसकी विधि हम लोग जानते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, ये मान लीजिए दो बिंदु आपको P और Q दिए गए, ठीक है, इसकी दूरी निकालना आपने सीख लिया। अब कह दिया जाए कि इस दोनों बिंदु P और Q के बीच में कोई बिंदु अगर है, मान लीजिए वो बिंदु M है, तो इस बिंदु M का निर्देशांक क्या होगा, यानी वहां पर x और y जो निर्देशांक आपको दिया गया है उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, दो बिंदु मान लीजिए ये x1 x2 y1 y2 दिया गया है, तो कैसे हम उसके मध्य बिंदु M का मान कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए देखिए बेटा, राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में हमने आपको एक सूत्र लिख रखा है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। दिया गया दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बेटा,
आप ध्यान रखिएगा निर्देशांक को हमेशा ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ एक ब्रैकेट लगा रखा है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं उन दोनों बिंदुओं से x वाले जो कोऑर्डिनेट है यानी भुज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसी प्रकार से कोटि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए इससे संबंधित एक दो प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इससे संबंधित एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये है बेटा, देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है, अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे। कह रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक, ये आपका एक क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए बेटा। एक बिंदु है -8, 0 तथा दूसरा जो बिंदु आपको दिया गया है 0, -8। ध्यान रखिए, एक है -8, 0 और दूसरा जो दिया गया है 0, -8 है। ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं। कह रहा है इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। इन बिंदुओं से जो रेखाखंड बन रही है, यानी दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बन जाती है, तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न को पहले समझ लेते बेटा। कह रहा है दो बिंदुओं के निर्देशांक, एक बिंदु आपका -8, 0 है, दूसरा बिंदु आपका 0, -8 है। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से, मान लेते हैं एक बिंदु आपका P है, ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपको दिया गया है -8, 0 और एक बिंदु आपका मान लीजिए Q है जिसका निर्देशांक आपको दिया गया है 0, -8। इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनती है PQ। कह रहा है इस रेखाखंड PQ के बीच में कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु M है, तो इस बिंदु M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र अभी हमने आपको बताया बेटा कि सूत्र जो होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इस सूत्र का प्रयोग करके देखिए अभी हम लोग कैसे इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन दिए गए बिंदुओं की सहायता से x1 x2 y1 y2 का मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब तक ये चारों मान आपको नहीं प्राप्त होंगे तब तक आप उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिया आपको x1 x2 y1 y2 का मान दिया गया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई है बेटा, तो उसकी सहायता से आप x1 और y1 की वैल्यू बता सकते हैं। x1 इसमें हो जाएगा -8 और y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इसी प्रकार से अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -8। आपको सारी वैल्यू दिख रही होगी, तो आप तुरंत लिख दीजिए अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक। चाहे तो उसको पूरा डिटेल में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः दिए गए रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक। सूत्र जरूर लिखेंगे बेटा, बिना सूत्र लिखे सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। सूत्र जो आपका है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब इस सूत्र में मान को रख करके देखते हैं। x1 की जगह पर -8 दिख रहा है बेटा, तो -8 रखेंगे। x2 की जगह पर आपको 0 दिख रहा है तो +0 कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। इसी प्रकार से y1 की जगह 0 दिख रहा है, 0 कर देंगे। प्लस में y2 है, प्लस लगा करके जैसे ही हम y2 का -8 रखेंगे तो इस माइनस की वजह से ये वैल्यू अपने आप -8 हो जाएगी, तो -8 कर देंगे अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी आपको, इधर देख लीजिए। -8 में 0 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू -8 ही रहेगी, -8 अपॉन 2। इसी प्रकार से 0 -8 है तो उसकी वैल्यू भी -8 होगी, -8 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा,
-4, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा। इसी प्रकार से इस 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू -4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन दोनों बिंदुओं से जो निर्मित रेखाखंड बन रही है, जो रेखाखंड बनी है, उस रेखाखंड का अगर आपसे कोई मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो आप बताएंगे -4, -4। ठीक है, आशा है आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि किसी भी दिए गए बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके लिए ये सूत्र होता है जिसको आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो सूत्र बिना याद किए सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको पता है और उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके लिए इस प्रकार से हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आइए इससे संबंधित एक दो प्रश्न और महत्वपूर्ण देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक सवाल और बहुत अच्छा सवाल बेटा, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। इसको साफ कर लिया जाए फिर सवाल को देखा जाए। एक अच्छी सवाल है बेटा, दिया है बिंदु -6,8, ये क्वेश्चन है आपका। बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु -6,-8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सवाल को ध्यान से हम लोग समझते हैं। एक बिंदु -6,8 दिया गया है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किसी भी बिंदु के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको कम से कम दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता होने चाहिए। जब तक आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक नहीं पता होंगे तब तक आप उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बिंदु आपको दे रखा है, वो बिंदु मान लीजिए P, जिसका मान -6,8 दिया गया है। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी। अब आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है। मूल बिंदु शब्द उसने यूज कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है। इनिशियल पॉइंट जहां से आपको बताया गया होगा कि जहां से बिंदुओं को नापने का काम जहां से प्रारंभ किया जाता है उसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होगा। तो ये सवाल में छुपा हुआ है जिसको आपको समझना है। कह रहा है एक बिंदु इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए 0,0 होता है। तो हमने मान लिया कि दूसरा बिंदु Q जो है जिसका निर्देशांक 0,0 है। अब ये PQ जो रेखाखंड बन गई दोनों बिंदुओं को मिलाने से, इस रेखाखंड PQ की ही लंबाई आपको ज्ञात करना है। वही कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात क्या होगी, दूरी क्या होगी, इसका मतलब मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच में दूरी क्या है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए वही सूत्र हम लोग यूज कर लेंगे बेटा। सबसे पहले जो चीजें आपको गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है आपको x1 y1 x2 y2 पता होना चाहिए। तो x1 की जगह हम मान लेंगे -6 हो जाएगा और y1 की जगह आपको 8 दिख रहा होगा। इसी प्रकार से x2 और y2 दोनों की वैल्यू 0 आपको समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि वो मूल बिंदु से मान दिया गया है। ठीक है बेटा, अब आपको x1 x2 y1 y2 का मान पता हो गया है तो सीधे आप लिखिए दोनों मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दिए गए, मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी, उसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला जरूर लिखेंगे। फार्मूला जो होता है बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले में जो मान आपने निकाला था उन सारे मानों को ला करके अगर हम रख दें तो देखिए d क्या हो जाएगा, x2 - x1। x2 की जगह आपको 0 दिख रहा है तो 0 कर दीजिए, -x1 तो -x1 की जगह -6 है तो इस माइनस की वजह से ये -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। एक लाइन हमने थोड़ा सा
कम कर दिया है। आप इसको समझ रहे होंगे। इस माइनस की वजह से जैसे ही हम x1 की वैल्यू रखने जाएंगे तो ये बाहर ब्रैकेट में माइनस रहेगा ही। जैसे इस वैल्यू को रखेंगे तो इस माइनस की वजह से इस माइनस का चिन्ह बदल जाएगा और वो -6 + 6 में बदल जाएगा। अगले ब्रैकेट में मान रखते हैं y2 की वैल्यू 0 है, -y1 की वैल्यू 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये अंडर रूट में 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 0 और -8 ही रहेगा, तो ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 होता है, होगा, -8 का स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 36 और 64 को अगर आप ऐड करोगे बेटा तो 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 10 हो जाता है, 10 इकाई। ठीक है बेटा। अतः जो बिंदु आपको दिया गया था उसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी।